नमस्कार, जनमत हरियाणा से मैं कमलकांत बोल रहा हूँ। आपका स्वागत है। साथियों, आज हरियाणा की राजनीति में एक बड़ी घटना हुई है, हरियाणा की राजनीति के नज़रिए से। वो ये है कि आईएनएलडी और बीएसपी ने आपस में समझौता कर लिया। बीएसपी का पूरे हरियाणा में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ ना कुछ वोट है और अच्छा वोट है। उसी तरह से आईएनएलडी की इस बार कितना वोट है उसके पास, इसकी गणना अभी करना संभव नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव के अंदर 2019 के आईएनएलडी टूट गई थी और अ, परिवार में देवीलाल के जो वंशज हैं या देवीलाल के जो परिपाटी है, उसमें 2 गुट हो गए थे। एक गुट रह गया था ओम प्रकाश चौटाला जी के पास और उनके बेटे अभय चौटाला जी के पास, और दूसरा गुट था जिसने जेजेपी पार्टी बना ली थी, जो अजय सिंह के पास था और उनके बेटे दुष्यंत चौटाला के पास था। वोटर जो है उसने आईएनएलडी से ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो जेजेपी को दी थी और जेजेपी पूरे प्रदेश में 10 सीटें जीती थी। 10 सीटें और एक हंग असेंबली के अंदर उनकी 10 सीटें जो है वो बड़ी उनको काम आई और हरियाणा में बीजेपी के साथ उनका समझौता हुआ और दोनों ने मिलकर सरकार बनाई, जिसके तहत दुष्यंत चौटाला जो है वो उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इस अलायंस का काफी नुकसान हुआ जेजेपी को और लोगों ने इसे पसंद नहीं किया। इसका जो इसका जो पता चला या इस बात को जो अनुभव किया गया वो 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे अनुभव किया गया, जब लोग जो थे उन्होंने जेजेपी को बिल्कुल वोट नहीं दिए। उससे बेहतर वोट जो हैं वो आईएनएलडी को मिले, हालांकि उन्हें भी बहुत ज्यादा वोट नहीं मिले। लेकिन ये ट्रेंड देखने में आ रहा है प्रदेश में कि जो वोट जेजेपी के पास शिफ्ट हो गया था और जो कमिटेड वोट है देवीलाल की राजनीति के का समर्थन करने वाला, वो वोट वापस कहीं आईएनएलडी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। खासतौर से जहां जहां किसान वर्ग का वोट है, जहां जहां जाट समुदाय का वोट है, और जो सिरसा बेल्ट है, सिरसा लोकसभा सीट, कुछ हिस्सों में हिसार, कुछ जींद जिले में, और थोड़ी पहुंच उसकी साथ में लगती सोनीपत सीट पर भी है। और अगर ऊपर बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में भी कुछ स्थानों पर वो है, जैसे अ, अभय चौटाला कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़े और वो कारण बने डॉक्टर सुशील गुप्ता को हराने का, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष है। इस पूरे संदर्भ के अंदर आज जो ये जो घोषणा हुई, तो हमारा थोड़ा ये कहना है कि जे जे आईएनएलडी और बीएसपी का जो वोट है वो मिलकर कई जगह जिताऊ हो सकता है और कई जगह जो है वो काम खराब करने वाला हो सकता है। मतलब वो आ, हराने वाला वोटर बन सकता है और 3 तरफा कंटेस्ट क्रिएट कर सकता है हरियाणा की राजनीति में, जो अभी बिल्कुल 2 तरफा है, आमने सामने है बीजेपी और कांग्रेस में। और अगर ये 3 तरफा चुनाव में संघर्ष होता है तो उसका लाभ किसको होगा? इस पूरे चर्चा को हम एनालाइज करेंगे, पूरे विषय को हम एनालाइज करेंगे इस अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोगिंदर कथुरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और सामाजिक और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और ये साइकोलॉजी का काम भी करते हैं, सर्वेक्षण का काम भी करते हैं, सर्वेस वगैरह भी करते हैं। तो इनकी हर सीट पर नजर रहती है, उनसे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है जोगेंद्र जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने चैनल पर समय देने के लिए सर। जी जी। तो सर, ये जो आज जोगेंद्र जी ये अलायंस हुआ है और कहा जा रहा है कि इसमें शिरोमणि अकाली दल, जिसके रिश्ते अभय चौटाला के साथ हमेशा ही अच्छे रहे हैं, या ताऊ देवीलाल के साथ और उनके पुत्र ओम प्रकाश चौटाला के साथ, और लगभग भाइयों जैसा एक जो है उनका उनका आपस में व्यवहार है, वो भी जुड़ सकता है इस अलायंस के साथ। ऐसे में आपको क्या लगता है, कितनी सीटों पर आप इस अलायंस का प्रभाव देखते हैं? क्या होगा? क्या स्थिति परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति बन सकती है, या ऐसे ही फुस पटाखा साबित हो सकता है ये अलायंस?
देखिए, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, फिर भी मैंने 15 सीटों का अनुमान लगाया है, जहां पर बीएसपी और आईएनएलडी का अलायंस तीसरे मोर्चे का काम कर सकता है, तीसरे नंबर तक आ सकता है। किसी सीट पर पहले नंबर, किसी सीट पर दूसरे और किसी सीट पर तीसरे स्थान पर। तो 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर आईएनएलडी और बीएसपी मजबूती से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। पिछली बार आईएनएलडी सबसे मजबूत एलनाबाद और यमुनानगर सीट पर दिखाई दी थी। एलनाबाद सीट पर तो खुद आईएनएलडी के सर्वे सर्वा अभय सिंह चौटाला मैदान में थे और यमुनानगर सीट पर उनके समधी दिलबाग सिंह जी मैदान में थे। तो इन दोनों ही सीटों पर लगभग 43% के करीब मत प्राप्त किए थे यहाँ पर अभय सिंह चौटाला और दिलबाग सिंह ने। बाकी कुछ और सीटें जैसे आईएनएलडी ने सपोर्ट योगेंद्र कर जी, रखी आपसे थी। निवेदन है कि थोड़ा ऊंचा बोलने का प्रयास करें, क्योंकि आवाज काफी धीमी आ रही है मेरे तक, मैं भी अच्छे से मैं आपको एक सुन और नहीं पा बात रहा। कहना चाह रहा था, जो सिरसा सीट पर आईएनएलडी ने लक्ष्मण दास अरोड़ा के जो नाती हैं गोकुल सेतिया, उन्हें सपोर्ट अपनी दे रखी थी, समर्थन दे रखा था। वो भी बिल्कुल नाम मात्र मार्जिन से गोपाल कांडा जो हलोपा के सुप्रीमो हैं उनसे हार गए थे। तो मुझे लगता है सिरसा सीट को भी आज भी मैं इनेलो की मजबूत पकड़ वाली सीट कहता हूं। पिछली बार रानिया सीट पर चौधरी रंजीत सिंह जो एक अच्छे प्रकार से चुनाव लड़कर काफी वर्षों बाद उन्हें फतेह हासिल हुई थी, उन्होंने पिछली बार हलोपा के जो सुप्रीमो है गोपाल कांडा, उनके भाई गोविंद कांडा को चुनाव मैदान में मात दी थी और यहाँ पर बीजेपी को भी अच्छा खासा वोट प्राप्त हुआ था। अब ऐसी कुछ सीटें सिरसा जिले की पांचों सीटें एलनाबाद, डबवाली, कालावाली, रानिया और सिरसा शहर, पांचों सीटों पर मुझे इनेलो फाइट में दिखाई दे रही है। उसके बाद यदि मैं बात करूं जींद जिले की, नरवाना और जुलाना सीट पर इनेलो सीन में आ सकती है। यदि हिसार जिले की बात करूं तो नारनौल सीट पर इनेलो उमेश लोहान को चेहरा बनाकर सीन क्रिएट कर सकती है। यदि जीत की कैटेगरी में नहीं आई तो किसी का खेल खराब करने की कैटेगरी में जरूर इनेलो आ जाएगी। यदि हम फतेहाबाद जिले की सीटों पर बात करें, पिछली बार फतेहाबाद सीट पर जेजेपी की टिकट पर डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच को बहुत अच्छा खासा वोट प्राप्त हुआ था और वो थोड़े से ही मार्जिन से दूराराम से वो चुनाव हार गए थे। इस बार डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवानी में कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ इनेलो किसे अपना चेहरा बनाती है, क्योंकि 2014 में भी जो इनेलो के विधायक थे बलवान सिंह दौलतपुरिया, वो भी कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। अब कांग्रेस के पास आईएनएलडी के दोनों चेहरे, एक विघटन के बाद का डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच और एक विघटन से पहले का बलवान सिंह दौलतपुरिया, दोनों ही कांग्रेस में है। तो फतेहाबाद में क्या रहता है। इसके बाद मैं रतिया की बात करूं तो रतिया में भी जेजेपी पार्टी ने ठीक ठाक वोट यहाँ प्राप्त किया था। यहाँ वैसे जो सीधी लड़ाई इस बार होने वाली है, मुझे लगता है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होने वाली है। परंतु जीत की कैटेगरी में भले ही इनेलो यहाँ ना आए, परंतु खेल खराब करने वाली कैटेगरी में जरूर आ जाएगी। जी, तो लगभग कितनी सीटें आपको लगता है कि जिताऊ है, कितनी सीटें ऐसी हैं जहां जिताऊ सीटें बताइए पहले कि आईएनएलडी बीएसपी अगर मिल जाते हैं, साथ में जो पंजाब से लगती हुई बेल्ट है उसके अंदर मान लेते हैं, क्योंकि मेरी आईएनएलडी के एक विश्वसनीय सूत्र से बात हुई तो कहना था कि शिरोमणि अकाली दल भी मान लीजिए, और जो किसान मोर्चे जो राजनीतिक रूप से एक्टिव रहना चाहते हैं उनके साथ भी होगा, और भी कुछ छोटी छोटी पार्टियां साथ में आ सकती हैं, जैसे कैथल में एक पार्टी है वो आ सकती है,
उस तरह से कुछ और पार्टियां आ सकती हैं। तो ये पूरे कॉम्बिनेशन को आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें इनके लिए जिताऊ सीटें हैं? देखिए, जिताऊ सीटें तो आज की परिस्थिति तक तो 3 से 5 सीटों के बीच इनेलो दिखाई देती है। इनेलो और बीएसपी जैसे कई सीटों पर बीएसपी ने भी पिछली बार, जैसे रादौर सीट पर पिछली बार 13% मत प्राप्त किया था बीएसपी ने। यमुनानगर की कुछ सीटों पर, गुरुग्राम मेवात की कुछ सीटों पर बीएसपी का अपना वोट बैंक रहा है। अंबाला लोकसभा से बीएसपी की टिकट पर सांसद भी रहा है। तो मुझे लगता है कि बीएसपी का जो पूरे हरियाणा में हर सीट पर कम से कम 2% और अधिक से अधिक 20% वोट रहा है। यदि अलायंस मजबूती से रहता है तो ये वोट प्रतिशत बढ़ भी सकता है, अन्यथा ये किसी का खेल खराब करने के जरूर तो काम ये करेगा। खेल खराब करने वाली जो स्थिति है वो लगभग कितनी सीटों पर बन रही है? मुझे लग रहा है 10 से 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर आईएनएलडी और बीएसपी किसी अन्य पार्टी का खेल खराब कर सकती। आपको क्या लगता है कि खेल खराब किसे माना जाए? कितना वोट आईएनएलडी और बीएसपी हासिल कर लें कि तीसरी पार्टी का या बीजेपी और कांग्रेस का खेल खराब हो सकता है? कितना वोट वोट मानते हैं आप उसे, अगर वोट की टर्म्स में देखिए, देखें तो? पिछली बार जो बीजेपी 13 से 15 सीटों पर बिल्कुल नाम मात्र मार्जिन से जीती थी, और कांग्रेस के पास भी कुछ सीटें ऐसी थी जो बिल्कुल नाम मात्र मार्जिन से। तो बहुत सारी सीटें ऐसी होती हैं, लगभग 20% के करीब ऐसी सीटें होती है जिन पे मार्जिन 10% से कम रहता है, और 10% वोट यदि आईएनआईडी बीएसपी का अलायंस 20 सीटों पर ले जाता है, 20% के करीब सीटों पर ले जाता है, तो उसमें वो खेल खराब करने वाला काम जरूर होगा। तो आपको लगता है कि लगभग 15 सीटों पर मान लेते हैं, जैसे आपने कहा 10 से 13 सीटों पर ऐसी सीटें हैं जहां पे वो किसी भी पार्टी का खेल खराब कर सकते हैं? बिल्कुल जरूर कर सकते हैं। देखिए, यदि चुनाव आमने सामने का होगा तो वोट सीधा बीजेपी या कांग्रेस की तरफ जाएगा। यदि कोई जिस प्रकार हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखा, या तो वोटर्स प्रो मोदी या एंटी मोदी, जो भाजपा को जितवाना चाहते थे वो भाजपा के साथ चले गए, जो भाजपा को हराना चाहते थे वो इधर उधर भटक कर सीधा कांग्रेस के पास चले गए। परंतु यहाँ मुझे लगता है कि तीसरा मोर्चा जिस प्रकार से बन रहा है, यहाँ पर तीसरे मोर्चे में मतलब लगभग 18 से 20 प्रत्याशी ऐसे रहेंगे जो 10% से ज्यादा वोट प्राप्त करेंगे। मैं अभी लोकसभा चुनावों का कुछ विश्लेषण कर रहा था, पूरा समय तो नहीं मिला। तो मैंने देखा कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर अगर बीएसपी और आईएनएलडी का वोट मिला दिया जाए, अम्बाला का मैंने चेक किया, वहां पर उन दोनों के प्रत्याशी थे, अलग अलग लड़ भी रहे थे, तो लगभग 3-3.5 हजार वोट उनको हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मिला हुआ है। और विधानसभा में थोड़ा ज्यादा ही मिलता है उससे। अगर एक एवरेज मान लिया जाए कि काफी सीटों पर 5,000 वोट लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी इस अलायंस के लिए, और 5,000 में तो जो है वो समीकरण काफी बदल जाते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 5,000 वोट से कम वाली पिछली बार भी बहुत ज्यादा सीटें थी। मैं तो 10% मार्जिन तक की बात कर रहा हूँ, 10% तक दस भी। प्रतिशत तो इनके बहुत है, क्योंकि और इनके बहुत सारे प्रत्याशी जिन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं मिलेगी, जिन्हें भाजपा से टिकट नहीं मिलेगी, वो आईएनडी और बीएसपी की टिकट पर चुनावी मैदान में आ सकते हैं, क्योंकि 53 सीटें अभी अभय सिंह चौटाला की आईएनएलडी और 37 सीटें बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी को मिली हैं। अभी मुझे लगता है यदि शिरोमणि अकाली दल या जन सेवक पार्टी, जो कि स्थानीय विधायक एमएम ओबीसी के बलराज गुंडू, उनकी पार्टी को भी शायद इसमें शामिल कर लिया जाए, क्योंकि जब अभय सिंह चौटाला ने अपना नामांकन दाखिल किया था तो उस नामांकन में बलराज कुंडू
शामिल हुए थे, इनकी काफी अच्छी नजदीकियां हैं अभय सिंह चौटाला से। तो देखते हैं क्या होता है। पिछली बार अभय सिंह चौटाला ने शायद महम से अपना प्रत्याशी भी नहीं उतारा था बलराज कुंडू के खिलाफ। एक और पार्टी अगर वो इसके साथ जुड़ती है तो उसका क्या असर पड़ेगा, और उस पार्टी का भी कुछ ना कुछ वोट है आम आदमी पार्टी। हालांकि पिछली बार जो है लोकसभा में इन दोनों की आपस में नाराजगी हो गई थी, और इन दोनों का आपस में एक पहले की अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर आप इंडिया अलायंस में जाओगे, उन्होंने आपसे कहा था आम आदमी पार्टी से कि अगर आप इंडिया अलायंस में जाओगे तो हमारे साथ जाओगे। लेकिन फिर बाद में वो इस बात को उन्होंने पूरा नहीं किया, इस वायदे को, और खुद तो इंडिया अलायंस में शामिल हो गए केजरीवाल जी, लेकिन इनको बाहर छोड़ दिया। तो इसी मुझे नाराजगी में आम उन्होंने आदमी कुरुक्षेत्र से। पार्टी के मुझे आम आदमी पार्टी के इस अलायंस में शामिल होने की संभावना बहुत कम प्रतीत होती है। आम आदमी पार्टी या तो 90 की 90 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। यदि 1% दोबारा संभावना बनती है तो वो कांग्रेस के साथ ही शायद अलायंस में रहे, और ज्यादा संभावना कांग्रेस के साथ जाने की है, कम संभावना आईएनएलडी प्लस बीएसपी अलायंस के साथ जाने की। जी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि पहली तैयारी तो उनकी है कि ठीक है अकेले देखेंगे, लेकिन वो मेरी डॉक्टर सुशील गुप्ता से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि केजरीवाल जी जब जेल से बाहर आएंगे तो अलायंस को लेकर, हरियाणा विधानसभा में अलायंस को लेकर कांग्रेस से बात करेंगे। तो वो बात अभी पेंडिंग है। लेकिन एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हम वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए इंडिया अलायंस में नहीं जा पाती और उसे लगता है कि किसी अलायंस में जाना ही बेहतर है अकेले लड़ने से और वो इनेलो के साथ शामिल होती है, तो इस जो गठबंधन है इसकी तब क्या स्थिति बनेगी? क्या आप इस पर अपनी राय मुझे दे लगता पाएंगे? है बीएसपी को भी अपनी सीटें जो आज 37 हैं कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे लगता है जो आम आदमी पार्टी है वो लगभग सभी शहरों में अपना अब अच्छा खासा वोट बना चुकी है। उसके बाद कुछ ऐसी सीटें जैसे कुरुक्षेत्र लोकसभा में जिन पर सुशील गुप्ता अच्छी मजबूती से, तो वो यहाँ की भी कुछ सीटें इस यदि शामिल होते हैं इस अलायंस में तो लेना चाहेंगे। कम से कम पट्टे जी, आपकी बात आम पूरी आदमी कट गई, पार्टी लेकिन जो इस मैं अलायंस समझा में आपकी शामिल बात होने के को लिए मांग सकती है। वो ये है कि सीटों को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। खैर इस मुद्दे को छोड़ते हैं क्योंकि ये मुद्दा अभी चर्चा में नहीं है। तो कुल जमा आप ये कह रहे हैं कि इस अलायंस का, आईएनएलडी और बीएसपी के अलायंस का अगले हरियाणा के चुनाव में फर्क तो निश्चित रूप से पड़ेगा, ये फुस पटाखा साबित नहीं होगा। नहीं, इस चीज में कोई संदेह नहीं है। पिछली बार जेजेपी को 10, आईएनआईडी को एक, 7 निर्दलीय और एक हलोपा का प्रत्याशी जीता था। टोटल ये प्रत्याशी मेरे अनुमान में लगभग 18-19 के करीब थे। इस बार जो इन प्रत्याशियों की संख्या घटकर जो तीसरे मोर्चे, मुझे लग रहा है अंडर 12 रह सकती है, जो 10 से 12 के करीब, जिसमें जेजेपी, आईएनआईडी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, ये सभी पार्टियां और साथ में निर्दलीय है, मिलाकर 10 से 12 ही सीटों पर सिमट सकते हैं। तो जो सीधा मतलब मुकाबला पिछली, है, जी जो बोलिए। सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही लोगों को लग रहा है, और ज्यादा सीटें इन्हीं दो पार्टियों में बटेंगी। देखिए सीधा मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस में है ही, लेकिन अगर थर्ड फ्रंट के रूप में बीच में आईएनएलडी खड़ी हो जाती है और तीन तरफा चुनाव कर देती है जैसा आपने कहा, तो अगर 20 सीटों पर भी तीन तरफा चुनाव हो जाता है और इसका इम्पैक्ट आता है, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा उसका, उसके परिणाम तो बदल जाएंगे। बिल्कुल सर, मैं एक और बात आपको क्लियर कर देता हूं। चुनाव केवल तीसरी दल के आ जाने से नहीं पलटता, कई प्रकार के समीकरण होते हैं, किस पार्टी का कौन सा वोट बैंक है। अब जैसे तो साथियों जोगिंदर जी का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, ये इंटरनेट का मामला है, बरसात के दिन है, कहीं पर भी बादल आ जाते हैं तो इंटरनेट जो है वो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। लगता है ऐसा ही कुछ जोगिंदर जी के साथ हुआ है। अभी तक जो हमने चर्चा की उसका लघु लाभ ये है कि
आईएनएलडी और बीएसपी का अलायंस होने भर से ही जो है वो काफी सीटों पर फर्क पड़ सकता है और फिर एक तरह से हंग असेंबली बन सकती है जैसे पिछली बार हुआ था। बीजेपी सबसे बड़ा दल था लेकिन असेंबली हंग थी। पिछली बार भी जो है लगभग 19-20 जो है वो विधायक जो है वो मेन पार्टी से नहीं थे, कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर अलग पार्टी से। इस बार भी ये जो अलायंस हुआ है इसमें फिर ऐसी परिस्थिति बन सकती है जिसमें लगभग 20 जो प्रत्याशी हैं 20 असेंबली की सीटों पर जो है वो ये अलायंस फर्क डाले। इस अलायंस का ज्यादा काम जो दिखता है, जैसे जोगिंदर जी ने कहा, हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि लगभग 20 सीटों पर हो सकता है, कुछ सीटों पर वो पहले नंबर पर रह सकते हैं, कुछ सीटों पर वो नेचुरली दूसरे नंबर पर रह सकते हैं और कुछ सीटों पर वो तीसरे नंबर पर रहेंगे लेकिन किसी ना किसी का काम बिगाड़ गए। कुछ नंबर जो तीसरे नंबर की जो सीटें होंगी वो जरूरी नहीं है कि वो उनमें किसी का कोई नुकसान हो, लेकिन कुछ सीटें ऐसी जरूर रहेंगी तीसरे नंबर की जिनमें आईएनएलडी बीएसपी मिलकर किसी ना किसी पार्टी का नुकसान कर सकती है। जोगिंदर जी हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। आपको हमारी आवाज आ रही है क्या जोगिंदर जी? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। तो ये मैंने थोड़ा ब्रीफ किया जो भी हमारी चर्चा हुई थी इस विषय पर। आपको क्या लगता है कि आईएनएलडी का ये जो गठबंधन है ये किस पार्टी को मेनली नुकसान करेगा, बीजेपी को या कांग्रेस को? देखिए ज्यादा तो कांग्रेस को करने की संभावना ज्यादा प्रतीत होती है। जो आईएनएलडी और बीएसपी का जो कोर वोट बैंक है वो ही कोर वोट बैंक कांग्रेस का है, तो ये आपस में डिवाइड होगा और इसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को होने वाला है। यदि विपक्ष का वोट भाजपा का विरोधी वोट दो जगह बटता है तो उसका सीधा जो फायदा है वो भाजपा को ही होगा। जी, तो जोगिंदर जी का कहना है कि नुकसान इसका जो है वो कांग्रेस को ज्यादा हो सकता है क्योंकि कांग्रेस का बेस वोट भी वही है जो इस अलायंस का है। कांग्रेस को दो मुख्य जातियों के वोट मिलते हैं, जाट समुदाय के और चरमकार समुदाय के। और इसमें आईएनएलडी बीएसपी में आईएनएलडी जो है वो किसान वर्ग की पार्टी है जिसमें ज्यादातर जाट समुदाय ही जुटा हुआ है और जो बीएसपी है वो चरमकार समुदाय की पार्टी है और ये वोट जो भी कटेगा वो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान दे सकता है। तो जोगिंदर जी आपका कहना है कि स्थिति जो है परिस्थिति जो है राजनीतिक परिस्थिति हरियाणा की इस समय बहुत इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। बिल्कुल, जैसे ही लोकसभा चुनाव संपन्न हुए थे उसके बाद एक्शन मोड में आई भाजपा और उन्हें हरियाणा में सरकार जाने का जो डर सताने लगा। पिछली बार जो भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव लड़ी 79 सीटें 79 सीट्स पर बढ़त बनाई लोकसभा में, जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो 40 सीटों तक सिमट गई। इस बार यदि वो 43 सीटों पर बढ़त है तो उनके मन में हरियाणा की सत्ता जाने का डर सताने लगा। इसलिए भाजपा पूरे एक्शन मोड में काम कर रही है और अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जी, तो साथियों आपको एक चीज बता दें कि त्रिकोणीय जब चुनाव होता है और आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन कैसे त्रिकोणीय चुनाव बना सकता है, इस उदाहरण के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे। जो लोकसभा के चुनाव हुए उस लोकसभा के चुनाव में वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस था कुरुक्षेत्र सीट पर और उसके तहत कुरुक्षेत्र सीट जो है वो आम आदमी पार्टी को दे दी गई। लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के मुकाबले में आईएनएलडी भी बीच में आकर खड़ी हो गई। इनके जो सर्वे सर्वा है मुख्य महासचिव हैं वो अभय चौटाला जी, उन्होंने वहां पर जो है अपना पर्चा भर दिया। अब इन तीन लड़ाई वहां पर तीन तरफा हो गई। तीन तरफा लड़ाई में अभय चौटाला जी ने जितने वोट लिए, जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री था नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता में, उससे ज्यादा वोट थे। यानी अभय चौटाला जी की वजह से सुशील गुप्ता जी हार गए और नवीन जिंदल जो है वो जीत गए। हमारा कहना है कि ये स्थिति विधानसभा में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी होती है और विधानसभा में
कई स्थानों पर ये स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें त्रिकोणीय चुनाव हो जाए, और त्रिकोणीय चुनाव में कोई भी जीत सकता है, बीजेपी भी जीत सकती है, कांग्रेस भी जीत सकती है। लेकिन ये बीजेपी के लिए इस लहजे से थोड़ी कंफर्टेबल स्थिति है, क्योंकि जो आईएनएलडी और बीएसपी का वोट बेस है वो वही है जो कांग्रेस का है, तो ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होने की जो है आशंका लगती है, और बीजेपी को कम। साथियों, तो आपने आपको ये चर्चा आपने सुनी आईएनएलडी और बीएसपी के जो समझौता है उसका क्या परिणाम हो सकता है पूरे हरियाणा में और हरियाणा की विधानसभा के जो चुनाव है उसमें। आप जोगिंदर जी ने पूरी बात आपको विस्तार से बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर जी, आपने हमें अपना समय दिया। नमस्कार। थैंक हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।